दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों घटना चक्र सामान्य अध्ययन पूर्वावलोकन श्रृंखला के अंतर्गत इस वीडियो में प्रस्तुत है भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। इस वीडियो में हम स्थानीय स्वशासन एवं पंचायती राज से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं भारतीय शासन एवं राज्य व्यवस्था से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला प्रश्न है दोस्तों, भारत की आत्मनिर्भर समाज व्यवस्था का वर्णन करते हुए किसने कहा है कि भारत की ग्राम व्यवस्था छोटे छोटे गणतंत्र हैं? ऑप्शन है आपके चार्ल्स मेटकाफ, बर्क, मिल या कनिंघम। तो सही उत्तर है चार्ल्स मेटकाफ। दोस्तों आप जान लीजिए, भारत की आत्मनिर्भर समाज व्यवस्था का वर्णन करते हुए चार्ल्स मेटकाफ ने 1830 में कहा था कि भारत की ग्राम व्यवस्था छोटे छोटे गणतंत्र हैं जिसमें उनकी आवश्यकता का लगभग सब कुछ उपलब्ध है और वे काफ़ी हद तक किसी भी वैदेशिक संबंधों से स्वतंत्र हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य की सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है? तो उत्तर है अनुच्छेद 40। दोस्तों संविधान का अनुच्छेद 40 राज्य को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है और यह राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल है। अनुच्छेद 40 में उपबंध है कि राज्य ग्राम पंचायतों का गठन करने के लिए कदम उठाएगा और उनको ऐसी शक्तियां और प्राधिकार देगा जो उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने के योग्य बनाने के लिए आवश्यक हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 राज्य को सार्थक कदम हेतु परामर्श देता है किसके लिए? तो ग्राम पंचायतों के संगठन के संबंध में। अगला प्रश्न है दोस्तों, पंचायती राज को किसके अंतर्गत स्वशासन की इकाई के रूप में संगठित किया गया है? तो सही उत्तर है भारतीय संविधान के 73वें संविधान संशोधन से। दोस्तों पंचायती राज को संविधान के 73वें संशोधन के अंतर्गत स्वशासन की इकाई के रूप में संगठित किया गया। और आप जानते हैं कि संविधान के अनुच्छेद 40 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के तहत राज्य द्वारा ग्राम पंचायतों के संगठन की बात कही गई है। फिर भी 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा ही पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान कर उन्हें स्वायत्त स्वशासन की इकाई के रूप में संगठित किया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय संघात्मक व्यवस्था में तृतीय तल कब जोड़ा गया? 1990, 91, 92 या 93? तो सही उत्तर है 1993 में। दोस्तों भारतीय संघात्मक व्यवस्था में तृतीय तल वर्ष 1992 के 73वें और 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से 1993 में जोड़ा गया। 73वां संविधान संशोधन ग्रामीण स्थानीय सरकार से संबंधित है जिन्हें पंचायती राज संस्थानों के रूप में जाना जाता है और 74वां संविधान संशोधन शहरी स्थानीय सरकार से संबंधित है जिन्हें नगर पालिका कहा जाता है। 73वां संविधान संशोधन 24 अप्रैल 1993 से और 74वां संविधान संशोधन 1 जून 1993 से प्रभावी हुआ था। अगला प्रश्न है दोस्तों, पंचायतों और नगर पालिकाओं के संबंध में भारतीय संविधान में किस वर्ष प्रावधान किया गया? तो सही उत्तर है 1993 में। दोस्तों पंचायतों और नगर पालिकाओं के संबंध में भारतीय संविधान में प्रावधान 73वें और 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा किए गए थे और ये अधिनियम 1993 में लागू हुए थे। अगला प्रश्न है, 73वें संविधान संशोधन कानून की वैधानिक शुरुआत किस संविधान संशोधन बिल से हुई थी? तो सही उत्तर है 64वां संविधान संशोधन बिल। आप जान लीजिए कि पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा देने वाले 73वें संविधान संशोधन अधिनियम की वैधानिक शुरुआत मूलतः 64वें संविधान संशोधन बिल द्वारा हुई थी और इस बिल को तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने मई 1989 में लोकसभा में प्रस्तुत किया था। हालांकि ये विधेयक राज्यसभा में पारित न हो सका और व्यपगत हो गया था। उसके बाद 72वां संविधान संशोधन विधेयक 1991 संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित होकर 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के रूप में अधिनियमित हुआ था। अगला प्रश्न है, कि संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा या संवैधानिक स्तर मिला? तो ये था 73वां संविधान संशोधन। बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप देख लीजिए दोस्तों। 73वां संविधान संशोधन जो 1992 का है 24 अप्रैल 1993 से प्रभावी हुआ था और इसके द्वारा भारतीय संविधान के भाग 9 में अनुच्छेद 243 से 243 ओ
और 11वीं अनुसूची जोड़कर पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक स्तर प्रदान किया गया। और 73वें संविधान संशोधन 1992 के समय प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान का संशोधन पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान करता है? तो ये 73वां संविधान संशोधन है। भारत के संविधान के 73वें संविधान संशोधन का संबंध किससे है? तो उत्तर है पंचायती राज संस्थाओं को जो है संवैधानिक दर्जा देने से संबंधित है। अगला प्रश्न है, पंचायतों को संवैधानिक दर्जा किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया है? तो सही उत्तर है अनुच्छेद 243। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को कथन और दूसरे को कारण कहा गया है। देखिए, कथन है कि 73वां संविधान संशोधन भारत के स्थानीय स्वशासन के इतिहास में एक आधार स्तंभ के रूप में माना जाता है, बिल्कुल सही है। और कारण है कि 73वें संविधान संशोधन ने पंचायतों को अति अपेक्षित संवैधानिक दर्जा दिया। तो आप देखिए, बिल्कुल सही। और इसमें ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। आप देख सकते हैं कि 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा संविधान में भाग 9 के तहत पंचायतों को अति अपेक्षित संवैधानिक दर्जा दिया गया। और यही कारण है कि 73वें संविधान संशोधन को भारत के स्थानीय शासन के इतिहास में एक आधार स्तंभ के रूप में मान्यता दी जाती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत के संविधान में पंचायतों तथा नगर पालिकाओं से संबद्ध 73वें और 74वें संविधान संशोधन जब हुए उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो उस समय भारत के प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव थे। तो याद रखिएगा, 73वें और 74वें संविधान संशोधन के समय भारत के प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, पंचायती राज संस्थाओं को 29 कार्यों की सूची किस अनुच्छेद के तहत दी गई है? तो याद रखिएगा अनुच्छेद 243G। देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है 243G या 243(6). देखिए, पंचायती राज संस्थाओं को 29 कार्यों की सूची अनुच्छेद 243G के अंतर्गत दी गई है। अनुच्छेद 243G या 243(6) के अनुसार पंचायतों को आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए योजनाएं तैयार करने तथा आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय की ऐसी योजनाओं को जो उन्हें सौंपी जाएं, जिनके अंतर्गत वे योजनाएं भी हैं जो 11वीं अनुसूची में सूचीबद्ध विषयों से संबद्ध हैं, उनके कार्यान्वित करने का उत्तरदायित्व सौंपा गया है। 11वीं अनुसूची को 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा संविधान में जोड़ा गया है और इसमें ग्राम पंचायत से संबंधित 29 विषयों का उल्लेख है। अगला प्रश्न है दोस्तों, संविधान के 73वें संशोधन में प्रावधान किया गया है किसका? पंचायतों के लिए नियमित चुनाव कराने के लिए, महिलाओं के लिए सभी स्तरों पर सीटों के आरक्षण के लिए, राज्य वित्त आयोग की संस्तुति के आधार पर पंचायतों को फंड्स का अनिवार्य रूप से हस्तांतरण करने के लिए और 11वीं अनुसूची के विषयों के संबंध में पंचायतों को शक्ति का अनिवार्य रूप से हस्तांतरण करने के लिए। तो ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। ये सभी चारों ही कथन आपके सही हैं। आप देख सकते हैं 73वें संविधान संशोधन ने पंचायतों को संवैधानिक स्तर प्रदान किया और इस संशोधन के द्वारा संविधान में शामिल उपबंधों के तहत पंचायतों के नियमित चुनाव होंगे, सभी स्तरों पर महिलाओं के लिए 1/3 स्थान आरक्षित होंगे, उनकी वित्तीय स्थिति सुदृढ़ करने के लिए राज्य वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है और ये राज्यपाल द्वारा गठित किया जाएगा। पंचायतों को 11वीं अनुसूची में दिए गए विषयों पर कार्य करने की पूर्ण शक्ति होगी, जिसमें कुल 29 विषय शामिल हैं। अगला प्रश्न है, संविधान के 73वें संशोधन द्वारा पंचायतों को निर्दिष्ट किए जाने वाले कार्य कौन कौन से हैं? तो सही उत्तर है 11वीं अनुसूची में। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायतों के लिए कुल कितने विषय निर्धारित किए गए हैं? तो आप जानते हैं 29 विषय। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से क्या संविधान की 11वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? पुस्तकालय, ईंधन और चारा, ग्रामीण खेल, तकनीकी प्रशिक्षण या उपर्युक्त में से कोई नहीं? तो सही उत्तर है ग्रामीण खेल दोस्तों इसमें शामिल नहीं है। संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायतों को भी निर्दिष्ट किए जाने वाले विषयों का उल्लेख है और इसमें कुल 29 विषय शामिल हैं। पुस्तकालय, ईंधन, चारा, तकनीक प्रशिक्षण और व्यावसायिक शिक्षा, पेयजल, ग्रामीण आवासन, लघु वन उपज, मत्स्य उद्योग, बाजार और मेले इत्यादि का इसमें उल्लेख है, लेकिन ग्रामीण खेल का उल्लेख
11वीं अनुसूची में नहीं किया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन पंचायतों की संरचना के बाबत उपबंध करने के लिए अधिकृत है? देखिए, राज्य का राज्यपाल, राज्य का विधानमंडल, राज्य की संसद या भारत का राष्ट्रपति। तो सही उत्तर है राज्य का विधानमंडल। दोस्तों, आप जान लीजिए, संविधान के अनुच्छेद 243 ग1 के अनुसार राज्य का विधानमंडल पंचायतों की संरचना के बाबत उपबंध करने के लिए प्राधिकृत है। अगला प्रश्न है, पंचायत की संरचना के निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? देखिए, किसी राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा पंचायत की संरचना के लिए उपबंध कर सकेगा, सही है। ग्राम सभा गांव स्तर पर अपनी शक्तियों का प्रयोग करेगी, बिल्कुल सही है। प्रत्येक राज्य ग्राम, मध्य और जिला स्तर पर पंचायत का गठन करेगा, ये सही नहीं है। और ऐसे राज्य जिनकी जनसंख्या 20 लाख से अधिक नहीं है, वे मध्य स्तर पर पंचायत का गठन नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल सही है। तो आप देख लीजिए दोस्तों, संविधान में 73वें संविधान संशोधन 1992 में शामिल भाग 9 के उपबंधों के तहत किसी राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा पंचायत की संरचना के लिए उपबंध कर सकेगा और ग्राम सभा ग्राम स्तर पर ऐसी शक्तियों का प्रयोग, ऐसे कृत्यों का पालन कर सकेगी जो किसी राज्य के विधानमंडल द्वारा विधि द्वारा उपबंधित किए जाएं। और दोस्तों, प्रत्येक राज्य ग्राम, मध्यवर्ती और जिला स्तर पर पंचायत का गठन करेगा, लेकिन जहां ऐसे राज्य जिनकी जनसंख्या 20 लाख से अधिक नहीं है, वे मध्य स्तर पर पंचायत लागू या पंचायत का गठन नहीं कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, पंचायती राज व्यवस्था में शासन प्रणाली की संरचना क्या है? आपको बताना है। तो सही उत्तर है ग्राम स्तर, खंड और जिला स्तर पर स्थानीय स्वशासन की त्रिस्तरीय इकाइयां हैं। ग्राम स्तर, खंड स्तर और जिला स्तर। अगला प्रश्न है, वह न्यूनतम जनसंख्या कितनी है जिसके नीचे 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के उपबंध के अनुसार मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतें गठित नहीं की जा सकती हैं? तो सही उत्तर है, ये जो संख्या है 20 लाख है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका। अगला प्रश्न है दोस्तों, पंचायतों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो आप देखिए, 50% सीटें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिए, सही नहीं है। ग्राम सभा एक निकाय है और जिसमें गांव के रहने वाले सभी लोग शामिल होते हैं, ये सही नहीं है। मध्यवर्ती स्तर पर एक पंचायत होगी, ये सही है। केवल 3 आपका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, अनुच्छेद 243 घ के तहत पंचायतों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है, जिनमें कम से कम 1/3 स्थान संबंधित जातियों जनजातियों की महिलाओं के लिए आरक्षित होते हैं। तो पहला कथन सही नहीं है। दूसरा, संविधान के अनुच्छेद 243 ख के अनुसार ग्राम सभा में ग्राम स्तर पर पंचायत क्षेत्र के भीतर समाविष्ट किसी ग्राम से संबंधित निर्वाचक सूची में जो है पंजीकृत व्यक्ति होते हैं, गांव में रहने वाले सभी लोग नहीं। तो कथन 2 भी आपका सही नहीं है। और आप देख लीजिए, महत्वपूर्ण कि संविधान के अनुच्छेद 243 ख के खंड 1 के अनुसार प्रत्येक राज्य में ग्राम, मध्यवर्ती और जिला स्तर पर पंचायतों का गठन किया जाएगा। हालांकि खंड 2 के अनुसार मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत का उस राज्य में गठन नहीं किया जा सकेगा जिसकी जनसंख्या 20 लाख से अनधिक है। अगला प्रश्न है, भारत में प्रत्येक पंचायत का कार्यकाल किस दिनांक से 5 वर्ष तक का होता है? तो आप जान लीजिए दोस्तों, भारत में जो पंचायतों का कार्यकाल है ये महत्वपूर्ण है। ये अपने प्रथम अधिवेशन के लिए निर्धारित तिथि से 5 वर्ष का होता है पंचायत का कार्यकाल। अगला प्रश्न है, एक ग्राम पंचायत के लिए निर्वाचन 20 जनवरी 2014 को हुआ। इसका पहला सम्मेलन 10 फरवरी 2014 को बुलाया गया। इसके बाद 20 फरवरी 2016 को ग्राम पंचायत विघटित कर दी गई। नई ग्राम पंचायत के लिए चुनाव 15 मई 2016 को हुए और इसका पहला सम्मेलन 25 मई 2016 को बुलाया गया। इस नवगठित ग्राम पंचायत का कार्यकाल क्या होगा? तो सही उत्तर है 10 फरवरी 2019। क्यों? तो आप जान लीजिए कि संविधान के अनुच्छेद 243 ई के तहत पंचायत का कार्यकाल अपने प्रथम अधिवेशन की तारीख से 5 वर्ष तक का होता है और समय पूर्व विघटित पंचायत जब पुनर्गठित की जाती है तो वो विघटित पंचायत की शेष अवधि तक के लिए ही होती है। तो नवगठित पंचायत का कार्यकाल 10 फरवरी 2019 तक, यानी विघटित पंचायत के पहले अधिवेशन की तिथि से 5 वर्ष पूरे होने तक होता है। अगला प्रश्न है, यदि पंचायत भंग होती है तो किस अवधि के अंदर निर्वाचन होंगे?
तो उत्तर है 6 माह के भीतर। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा संविधान के भाग 9 में जोड़ा गया है। इसके द्वारा भाग 9 के तहत 16 नए अनुच्छेद और एक नई अनुसूची 11वीं अनुसूची शामिल की गई है। इस भाग में पंचायतों के गठन, उनके निर्वाचन, शक्तियों इत्यादि का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 243 E3B के तहत पंचायत भंग होने पर 6 माह के अंदर निर्वाचन होना आवश्यक है। अगला प्रश्न है, ग्राम पंचायत के विषय में क्या सही नहीं है, आपको बताना है। तो यहाँ पर आप देखिए क्या सही नहीं है। ग्राम पंचायत में अधिकतम 20 पंच हो सकते हैं। ग्राम पंचायत में यदि 15 पंच निर्वाचित हैं तो 5 पंच मनोनीत किए जाते हैं। जनपद पंचायत अध्यक्ष 5 पंचों को नामित करता है। ग्राम पंचायत में 10 पंच भी हो सकते हैं। पंचों के निर्वाचन में समान मत आने पर लाठी द्वारा निर्णय होता है और मनोनीत सदस्य बैठक में भाग लेने और मतदान कर सकते हैं। तो इसमें से आपसे पूछा गया है कि कौन सा सही नहीं है। तो यहाँ पर देखिए 2, 3 और 6 आपके सही नहीं हैं, केवल 1, 4, 5 सही कथन हैं। दोस्तों, ग्राम स्तर पर जो पंचायती स्वशासन की सबसे छोटी इकाई है और ये छत्तीसगढ़ जो है राज्य के संदर्भ में पूछा गया प्रश्न है, तो आप इसका उत्तर जो है विकल्प से देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा कार्य स्थानीय स्वशासन से संबंधित नहीं है? जन स्वास्थ्य, स्वच्छता का प्रबंध, जन उपयोगी सेवाएं और लोक व्यवस्था का अनुरक्षण। तो उत्तर है लोक व्यवस्था का अनुरक्षण। दोस्तों, ये स्थानीय स्वशासन से संबंधित नहीं है। लोक व्यवस्था का अनुरक्षण राज्य सरकार से संबंधित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य स्थानीय स्वशासन के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है? सार्वजनिक स्वास्थ्य, स्वच्छता, जीवनोपयोगी सेवा या सार्वजनिक अनुशासन का रख रखाव। तो आप जान लीजिए सार्वजनिक अनुशासन का रख रखाव दोस्तों ये आपके स्थानीय स्वशासन के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। अगला प्रश्न है, भारत में इनमें से कौन सा विषय पंचायती राज संस्थाओं की शक्तियों के अंतर्गत नहीं आता है? देखिए, भूमि सुधारों का क्रियान्वयन, न्यायिक पुनर्वीक्षण, निर्धनता निवारण कार्यक्रमों का क्रियान्वयन या इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है न्यायिक पुनर्वीक्षण या जुडिशियल रिव्यू। आप जान लीजिए ये पंचायती राज संस्थाओं की शक्तियों के अंतर्गत नहीं आता है, ये न्यायपालिका की शक्ति होती है। अगला प्रश्न है, पंचायती राज व्यवस्था में न्याय पंचायतों को किसी को बंदी बनाए जाने की सजा देने का अधिकार किस राज्य में है? तो आप जान लीजिए ये बिहार पंचायती राज अधिनियम में जो है न्याय पंचायतों या ग्राम कचहरी को किसी को बंदी बनाए जाने की सजा देने का अधिकार प्राप्त था। लेकिन 1996 में देखिए कृष्ण कुमार मिश्र और अन्य बनाम बिहार राज्यवाद में पटना उच्च न्यायालय ने बिहार पंचायती राज अधिनियम 1993 के ग्राम कचहरी से संबंधित भाग 6 को अवैध करार दिया था। अगला प्रश्न है, देखिए 2 कथन आपके दिए गए हैं, इनमें से बताना है कि कौन सा कथन सही है। पहला कथन है, भारत के संविधान के भाग 9 में पंचायतों से संबंधित उपबंध हैं और उसे 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा अंतः स्थापित किया गया है। बिल्कुल सही है। और भारत के दोस्तों आप देख सकते हैं महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारत के संविधान के भाग 9A में नगर पालिकाओं में संबद्ध उपबंध हैं तथा अनुच्छेद 243 Q के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए 2 प्रकार की नगर पालिकाएँ हो सकती हैं, नगर पालिका परिषद और नगर निगम। तो ये आपका सही नहीं है, केवल एक आपका सही है। व्याख्या आप देखेंगे तो स्पष्ट होगा। भारतीय संविधान के भाग 9A में नगर पालिकाओं से संबंधित उपबंध हैं और दोस्तों ये तो सही है, लेकिन अनुच्छेद 243 Q या 243 थ के अनुसार प्रत्येक राज्य में 3 प्रकार के नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद और नगर निगम की नगर पालिकाएं होती हैं, इसलिए कथन 2 आपका गलत हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, भारतीय संविधान के 73वें संविधान संशोधन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, आपको बताना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसमें पंचायतों को स्वशासन की संस्था स्वीकार किया गया है, बिल्कुल सही है। और इसमें शहरी स्थानीय सरकार को जो है स्वशासन की संस्था स्वीकार किया गया है, तो ये सही नहीं है, केवल एक सही है। और इसमें आपसे 73वें संविधान संशोधन के बारे में पूछ रहा है।
दोस्तों 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा संविधान के भाग 9 के तहत पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया है, न कि नगरीय निकायों को। अगला प्रश्न है, पंचायत के चुनाव कराने का निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? तो उत्तर है राज्य सरकार द्वारा। राज्य सरकार द्वारा पंचायत के चुनाव कराने का निर्णय लिया जाता है। राज्यों द्वारा अपने पंचायती राज अधिनियम भी बनाए गए हैं, जिसके तहत पंचायती राज या पंचायतों के चुनाव कराने का निर्णय राज्य सरकार द्वारा राज्य निर्वाचन आयोग के परामर्श से लिया जाता है। अगला प्रश्न है, संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत पंचायत चुनाव कराने का निर्णय किया जाता है किसके द्वारा? तो राज्य सरकार के द्वारा। पंचायती राज प्रणाली किस सूची में है? तो दोस्तों पंचायती राज्य प्रणाली राज्य सूची में वर्णित है। तीसरा है कि पंचायती राज विषय है किसका? तो पंचायती राज राज्य सूची का विषय है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, पंचायत राज व्यवस्था का किसमें उल्लेख है? तो आप जान लीजिए राज्य सूची में पंचायती राज व्यवस्था का उल्लेख किया गया है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। और पंचायती राज सम्मिलित किया जाता है किस सूची में? तो ये राज्य सूची में शामिल किया जाता है। अगला है, पंचायत चुनाव होते हैं तो प्रत्येक 5 वर्ष पर होता है पंचायत चुनाव। दोस्तों पंचायतों के चुनाव प्रत्येक 5 वर्ष पे होते हैं। अनुच्छेद 243 अंग के अनुसार पंचायतों की अवधि उनके प्रथम अधिवेशन से 5 वर्ष की अवधि तक होती है। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन एक पंचायतों से संबंधित नहीं है? तो आप जान लीजिए संविधान का 74वां संविधान संशोधन अधिनियम ये पंचायतों से संबंधित नहीं है, क्योंकि ये नगर पालिकाओं से संबंधित है। अगला प्रश्न है, 73वें संविधान संशोधन का अभिपालन करने वाला पहला राज्य कौन सा था? तो सही उत्तर है मध्य प्रदेश। दोस्तों 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ। इसका अभिपालन करने वाला पहला राज्य मध्य प्रदेश था और इस संशोधन अधिनियम के लागू होने के बाद वहां के विधानमंडल द्वारा मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1993 अधिनियमित किया गया, जिसके तहत वर्ष 1994 में मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव आयोजित किए गए थे। अगला प्रश्न है, भारत में पंचायती राज दिवस मनाया जाता है कब? तो सही उत्तर है 24 अप्रैल को। दोस्तों 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 24 अप्रैल 1993 से लागू हुआ, इसलिए 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, 1992 में अधिनियमित नए पंचायती राज बिल में पहले से हटकर अनेक प्रावधान हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसा प्रावधान नहीं है? पहला है कि अन्य क्षेत्रों के साथ कृषि, ग्रामीण विकास, प्राथमिक शिक्षा और सामाजिक वानिकी के क्षेत्र में अनेक सम्मिलित दायित्व तो सही है। सभी पदों के लिए रिक्त होने पर निर्वाचनों का आज्ञापरक किया जाना बिल्कुल सही है। और पंचायतों में 1/3 पदों तक महिलाओं का सांविधिक प्रतिनिधित्व तो सही है। पंचायतों के सदस्यों के लिए नियुक्त नियमित पारिश्रमिक ताकि उनकी समय पाबंदी और जवाबदेही सुनिश्चित हो, तो ये आपका गलत है। दोस्तों आप जान लीजिए पंचायत सदस्यों के लिए नियमित पारिश्रमिक का प्रावधान 73वें संविधान संशोधन में नहीं है और अन्य प्रावधान वर्णित हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, कथन और कारण से संबंधित है। देखिए कथन है कि पंचायतों के प्रधान, प्रमुख तथा अध्यक्ष के पदों में महिलाओं के लिए जिनमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़ी जाति की महिलाएं शामिल हैं, आरक्षण से उनके क्रियाकलाप में एक सुस्पष्ट परिवर्तन आया है। तो आप देखिए बिल्कुल सही है। और कारण है कि ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाएं इस आरक्षण की मांग लंबे समय से कर रही थीं, तो ये आपका सही नहीं है। तो ए सही लेकिन आर गलत है। ए सही लेकिन आर गलत है, क्योंकि आप जानते हैं 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया। इसमें अनुच्छेद 243 घ के तहत पंचायतों को अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई, जिनमें से कम 1/3 स्थान संबंधित जातियों या जनजातियों की महिलाओं के लिए आरक्षित है। और आप जान लीजिए कि प्रत्येक पंचायत में प्रत्यक्ष निर्वाचन से भरे जाने वाले कुल स्थानों में से 1/3 स्थान जिसके अंतर्गत अनुसूचित जाति और जनजातियों की महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या शामिल है, महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं। इस आरक्षण से स्थानीय स्वशासन के स्तर पर महिलाओं में काफ़ी जागरूकता आई है, उनकी भागीदारी बढ़ी है और इस प्रकार
ये कथन सही है, जबकि कारण सही नहीं है, क्योंकि भारत में ग्रामीण स्वशासन संस्थाओं में महिला आरक्षण की मांग महिलाओं द्वारा किसी आंदोलन से नहीं हुई है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो सामान्य अध्ययन घटना चक्र पूर्वावलोकन श्रृंखला का जो है स्थानीय स्वशासन और पंचायती राज से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिवीजन, जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।